तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम पर बर्फबारी हुई थी और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि होवरलिंगर वहां पर बर्फ के स्नोमैन बना रही होती है और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर मोशन और सेवेंथ प्रिंसेस को भी देखते हैं। वो लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं। इतने में सेवेंथ प्रिंसेस वो अपनी एक टेक्निक यूज करते हुए मोशन से कहती है कि ये साल कंप्लीट होने वाला है और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सारे के सारे अपने होम टाउन की तरफ जाने वाले हैं और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। ये कहने के बाद वो उसके ऊपर बहुत सारे बर्फ के गोले थ्रो करती है, मगर मोशन के पास भी अपनी मल्टीपल हैंड टेक्निक होती है जिसके जरिए वो पहले तो उन सारे अटैक्स को डॉज करता है और फिर उन मल्टीपल हैंड्स के साथ उन बर्फ के गोलों की बारिश कर देता है, जिससे वो पूरी की पूरी सेवेंथ प्रिंसेस को बर्फ के अंदर दबा देता है, मगर वो खुद ही फिर जाकर उसे उससे बाहर भी निकालता है। दोनों के बीच में यहाँ पर काफी रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो गया था और प्रिंसेस कहती है कि इसका मतलब है कि तुम जाने वाले हो। तो मोशन कहता है मैंने अपनी ग्रैंड माँ से वादा किया था कि मैं न्यू ईयर पे उनसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ये बात प्रिंसेस को थोड़ा सा उदास कर देती है। वो कहती है इसका मतलब है न्यू ईयर पे तुम डाशू जाओगे। इतने में अचानक वो लिंगर कहती है कि यंग मास्टर जरा वहां देखिए, लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर ने किसी को आपके पैसे वापस करने के लिए भेजा है। वो सर्वेंट वहां पर आता है और मोशन से कहता है कि इंपीरियल मास्टर को एम्परर की तरफ से जो इनाम मिला है उसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे रिसीव किए हैं और उन्होंने आपसे 10,000 गोल्डन कॉइन्स लिए थे और वो 10 गोल्डन कॉइन आपको वापस कर रहे हैं। उन्हें शादी के लिए 100 से ज्यादा पोर्ट्रेट्स दी गई हैं और उन्होंने उनमें से जो सबसे खूबसूरत लड़की थी उसे अपनी शादी के लिए चुना है। पहले तो उन्होंने सारी की सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, मगर एम्परर के कहने पर वो शादी के लिए मान गए हैं। ये सुनकर फिर सेवेंथ प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, उन्होंने जिस लड़की को चुना है तुम उससे पहले भी मिल चुके हो। और वो सर्वेंट बता रहा होता है कि नेक्स्ट डे उनकी शादी होने वाली है और उसके लिए वो लोग घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह गए हैं जहां पर वो मौसम को भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे और अपनी होने वाली वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। इतने में यहाँ पर वो लड़की दोबारा से कहती है कि जरा गेस तो करो कि वो लड़की कौन है। तुम उससे मिल चुके हो, यहाँ तक कि तुम तो एक मर्तबा उसकी जान भी बचा चुके हो। जरा दिमाग पर जोर डालो, वो लड़की डी जियांग में तुमसे मिल चुकी है। ये सुनते ही मोशन को फिर से अपनी मेमोरीज याद आती हैं। वो लड़की प्रिंसेस की वही सहेली थी जिसे मोशन ने एक मर्तबा बचाया था। ये सुनकर मोशन काफी हैरान हो जाता है कि तुम्हारी वो सिस्टर वो इंपीरियल मास्टर की वाइफ बनने वाली है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे भी ये सोचकर बिल्कुल अजीब सा लगा था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सिस्टर जियांग और इंपीरियल मास्टर वो एक जोड़ी बन जाएंगे, मगर उनकी शादी का सुनकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सिस्टर जियांग वो हमेशा से इंपीरियल मास्टर को लाइक करती थी और हमेशा उनकी तारीफें करती थी। जब सिस्टर को पता चला था कि इंपीरियल मास्टर वो इंजर्ड हो गए हैं तो वो पूरे यानकांग किंगडम के अलग अलग रीजन्स में जाकर इंपीरियल मास्टर के लिए मेडिसिन तलाश करना शुरू कर दी थी। उन्होंने इंपीरियल मास्टर के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए सिस्टर जियांग डिजर्व करती है कि वो इंपीरियल मास्टर की वाइफ कहलाए। शायद उन दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, मगर मोशन अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो लोग घूमने फिरने के लिए बाहर गए हुए हैं, यानी कि वो किसी ऐसी जगह होंगे जहां पर सूरज की रोशनी भी होगी, मगर यहाँ पर हम लोगों ने काफी दिनों से खुला आसमान तक नहीं देखा है, ना ही हम लोगों ने इतने दिनों से सूरज की रोशनी या सूरज को देखा हो। ये मौसम बिल्कुल अजीब सा होता जा रहा है क्योंकि काफी लंबा टाइम गुजर गया है और अभी तक हम लोग सूरज नहीं देख पाए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें मोशन के उसी पायरेट दोस्त को दिखाया जाता है। वो अपनी शिप के साथ उड़ते हुए काफी दूर जा रहा होता है, मगर जहां तक वो जाता है वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ क्यों गिर रही है, ये तो ली रिवर है। यहाँ पर पूरा साल सिर्फ स्प्रिंग वेदर होता है, यहाँ पर कभी भी कोई भी मौसम चेंज नहीं होता था, मगर अब तो यहाँ पर भी मौसम चेंज है। वो अपने पायरेट साथियों से कहता है कि अपनी शिप की स्पीड को बढ़ाओ, हम लोगों को आगे जाना है और आगे जाकर देखना है कि आखिर ये स्नो कहाँ तक फैली हुई है। और दूसरी तरफ यानकांग किंगडम में सायरन बज रहे होते हैं और सारे ही डिसाइपल्स को इकट्ठा होने के लिए कह दिया जाता है। तो सारे के सारे मास्टर्स और डिसाइपल्स सारे एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और एक बंदा सब लोगों के सामने खड़ा होकर उन लोगों को बताता है कि आप सब लोगों को एम्परर ने यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहा है क्योंकि पूरे यानकांग किंगडम के सारे ही रीजन्स में स्नो डिजास्टर एक्सपीरियंस किया जा रहा है। हर जगह बर्फ ही बर्फ है।
फिफ्थ रैंकिंग से ऊपर के जितने भी वॉरियर्स हैं वो फौरन से ऑफिशियली कोर्ट के अंदर आ जाएं। और ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स खाना स्टोर नहीं करेगा। अगर किसी ने भी खाना स्टोर करके किसी को मारने की कोशिश की तो फिर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये कहने के बाद वो वहां पे मौजूद जितने भी सिक्स रैंकिंग के मास्टर्स होते हैं उनसे कहता है कि आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, फौरन से इसी वक्त चले जाए आप लोग। ये सुनते ही वो लोग कोर्ट की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग उसी पायरेट को देखते हैं। वो अपनी शिप के ऊपर खड़ा होकर अपनी यिन यांग आइज के जरिए देखता है कि हजारों मील दूर तक भी बर्फ फैली हुई है। वो जहां जहां अपनी नजर दौड़ाता है हर जगह बर्फ का कंबल ओढ़ा हुआ होता है और कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहां पर डायरेक्ट सनलाइट गिर रही हो। पूरी रिवर्स तक फ्रीज हो गई थी और जितने भी लोग बाहर थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। ये देखकर वो वॉरियर कहता है कि हम लोग हजारों मील दूर उड़कर आए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ये बर्फ खत्म नहीं हो रही। पता नहीं ये बर्फ की चादर कितनी दूर तक फैल रही है। सूरज का तो कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा, हर जगह बस ये डार्क क्लाउड्स फैल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा यानकांग किंगडम वो इस बादल की लपेट में आ गया है। जिसके बाद वो डीमन सेक्ट के बारे में कहता है कि डीमन सेक्ट वो बहुत पहले ही अपनी पावर्स खो चुका है, मगर अब लगता है कि यानकांग किंगडम की बारी है। यानकांग किंगडम के रिफॉर्म्स की वजह से हेवन वो पूरी तरह से उस पर गुस्सा है। शायद इन लोगों के रिफॉर्म्स वो वे ऑफ हेवन के खिलाफ जा रहे हैं। अगर यानकांग किंगडम ने इन रिफॉर्म्स को खत्म ना किया या फिर इनमें कोई चेंजेस ना की तो फिर मुझे लगता है कि हेवन बहुत जल्द एक ग्रेट डिजास्टर यहाँ पर भेजने वाली है। और ये क्लाउड्स बस सिर्फ शुरुआत है। मगर फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम के कोर्ट के अंदर सारे के सारे सिक्स रैंकिंग के मास्टर्स को इकट्ठा किया जाता है और सब लोग बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं। और यहाँ पर एम्परर वो काफी गुस्से में होता है। वो उन लोगों से पूछता है कि इंपीरियल मास्टर वापस आया या नहीं। तो एक सर्वेंट आकर बताता है कि माय लॉर्ड, इंपीरियल मास्टर वो कैपिटल से निकलकर अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए हैं। उनके बारे में बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद होंगे। और क्राउन प्रिंस वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनके बारे में भी कोई मालूमात नहीं कि वो कहां है। ये सुनकर मोशन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर यंग प्रिंस वो इस तरह की सिचुएशन में कहां जा सकता है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर वो प्रिंस कोई चाल चलने वाला है। मगर दूसरी तरफ फिर एम्परर उन लोगों से कहता है कि मेरे पूरे यानकांग किंगडम में पिछले 10 दिनों से सूरज देखा नहीं गया। मेरे यानकांग किंगडम के मिशुई पास से लेकर वेस्टर्न साइड तक पूरा का पूरा एक बर्फ का कंबल ओढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे इस यानकांग किंगडम को किसी ने जानबूझकर टारगेट किया है। और अचानक से वहां पर एक सोल्जर आकर बताता है कि माय लॉर्ड, साउथ साइड पर हमारे जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे बर्फ की वजह से पूरी तरह से फ्रीज हो गए हैं। वहां की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वहां कोई फसल तक नहीं उगाई जा सकती। यहाँ तक कि आग जलाने के लिए जितनी भी लकड़ियां थी वो काटी जा रही है और दरख्त बिल्कुल बेजान होकर खुद खुद गिर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर की वजह से हर एक चीज खत्म हो रही है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी है। और कुछ जगहों पर मड स्लाइड और कुछ फ्लड्स आने की भी खबरें मिली है। ये सुनकर एम्परर कहता है कि ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं, यानी कि किसी न किसी शख्स ने ये हरकत की है। क्योंकि हेवन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इतने सारे लोग भूख से मर जाएं। वहां पे मौजूद एक दूसरा जनरल वो कहता है कि माय लॉर्ड, हमारे साउथ साइड पर भी सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। वहां पर भी खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है। और क्योंकि नॉर्थ साइड पर हमेशा से वार चलती रहती है तो वहां पर खाने पीने की चीजों की ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने पहले से ही एरिस्टोटिक फैमिलीज को खाने पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए कह दिया है। मगर सिचुएशन जिस तरह की बनी हुई है हम लोग सिर्फ कुछ दिन तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ये डार्क क्लाउड्स कुछ दिन तक ऐसे ही यहाँ पर बने रहे तो मुझे लगता है हमारे पास खाना पीना खत्म हो जाएगा और लोग भूख से मरने लगेंगे। ये बात एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो कहता है कि अगर किसी ने मेरे यानकांग किंगडम के साथ कोई दुश्मनी नहीं की, ना ही किसी ने कोई गद्दारी की है, तो फिर आखिर ये क्लाउड्स मेरे पूरे यानकांग किंगडम को कैसे तबाह कर सकता है। क्योंकि ये क्लाउड सिर्फ और सिर्फ मेरे ही यानकांग किंगडम के ऊपर मौजूद है और कहीं भी नहीं। वो जो कोई भी है वो मेरे यानकांग किंगडम के खिलाफ है। वो चाहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे रुक जाऊं और सब कुछ चेंज कर दूं। मगर मैं अपनी इतने सालों की मेहनत को ऐसे ही मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। मगर इतने में एक सर्वेंट बाहर आता है और वो कहता है कि
माय लॉर्ड, आपकी थॉट अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप हेवन वे के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं और आपकी इस गलती की वजह से ही हेवन आपसे गुस्सा हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा डिजास्टर अपीयर किया है। अगर लोग आज भूख से मर रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। ये सुनते ही एम्परर उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें ही इल्जाम दे रहे हो। वो अपने लोगों से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ और इसे खूब मारो। एक तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और ऊपर से ये यहाँ पर लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है। ये रिफॉर्म्स मैंने खुद से किए हैं। रिफॉर्म्स में इंपीरियल मास्टर का कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग बिला वजह इंपीरियल मास्टर पर इसका इल्जाम मत लगाओ और लोगों को हेवन के बारे में ऐसी कोई बात मत बताओ कि हेवन हम पर गुस्सा है। मगर इतने में वहां पर मोशन आता है और वो कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे पास एक अच्छा सा सोल्यूशन है, क्यों ना हम लोग अपने यानकांग किंगडम से इन क्लाउड्स को हटा दें। तो एम्परर कहता है कि डॉक्टर किन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्या तुम इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन बता सकते हो? तो मोशन कहता है कि हमें कोई ऐसा गार्ड बनाना होगा जो कि क्लाउड एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो वहां मौजूद जनरल कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन गार्ड्स हैं और अगर हम लोग उन सबको एक साथ मिला भी दें तो भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविंस से ही क्लाउड्स को हटा पाएंगे। तो मोशन कहता है कि माय लॉर्ड, आपको अपनी पूरी की पूरी नेशन को इकट्ठा करना होगा और उन्हें कहना होगा कि जितने भी लोग हेवन रियलम से ऊपर लेवल के हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अगर सबके सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर हेवन ट्रेजरी का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड गैदरिंग टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग एक साथ मिलकर इन क्लाउड से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। मगर दूसरी तरफ वो जनरल कहता है कि अगर इस बीच में हमारे किसी भी दुश्मन कंट्री ने हम पर हमला कर दिया तो वो बहुत ही आसानी से हमारे कंट्रीज पर आसानी से कंट्रोल कर लेगा। मगर मोशन की बात एम्परर को बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहता है कि ये तो कमाल का आइडिया है। मगर एम्परर कहता है कि बदकिस्मती से मेरे यानकांग किंगडम के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। तो मोशन कहता है कि एम्परर, इसका मतलब ये है कि फिर आपको खुद इस मामले में इंटरवेन करना होगा। हमें सबसे पहले क्लाउड गैदरिंग टेक्निक को यूज करना होगा ताकि हम लोग स्नो को रोक सके और उसके बाद हम लोग जितने भी फ्रोजन सोल्जर्स हैं उन्हें भी फिर से ठीक करना होगा और हमारे जितने भी हार्वेस्टर्स हैं उन्हें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी कि वो लोग दोबारा से अपनी हार्वेस्टिंग शुरू करें। जब सब लोग अपने अपने काम को ठीक से करना शुरू कर देंगे और सब कुछ वे ऑफ हेवन के हिसाब से ही होना शुरू हो जाएगा तो ये डिजास्टर अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोबारा से वे ऑफ हेवन के अंडर में आ जाएंगे। यानी कि लोगों की जो डेली की लाइफ है वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद एक और मास्टर वो कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर किन वो शायद हमारी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। शायद वो किसी हेवनली डीमन कोड की पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इससे लग रहा है कि जैसे ये भी किसी डिमोनिक सेक्ट का हिस्सा है। मगर वहां पे मौजूद बाशियन जी वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी पॉलिसियों की वजह से या फिर हमारे ही लोगों की वजह से आया है। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें यहीं पे ही जिंदा गाड़ दूं। तुम्हें तो करना ये चाहिए था कि तुम्हें मोशन के साथ मिलकर लोगों को सेव करने का कोई तरीका बताना चाहिए था, मगर तुम यहाँ पर सिर्फ उस पर इल्जाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो वो लोगों को बचाने के लिए हमें कोई प्लान तो दे रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मगर वो सर्वेंट दोबारा से एम्परर के आगे झुक जाता है और कहता है कि मुझे मास्टर किन की बातें वो डेमोनिक लग रही है और मुझे लगता है कि इससे शायद कोई बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट हो सकती है। मगर एम्परर कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शायद तुम मेरे यानकांग किंगडम को बर्बाद करवाना चाहते हो। मुझे तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम मोशन से कोई दुश्मनी निकालना चाहते हो। इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ। मोशन ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाना है और अपने पूरे कंट्री से इस डिजास्टर को निकालना है। अगर तुमने कंटिन्यूसली इसी तरह डॉक्टर किन पर इल्जाम लगाए तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दूंगा। ये सुनकर वो मिनिस्टर फौरन से पीछे हट जाता है और फिर एम्परर कहता है कि मुझे अपने कोर्ट में ऐसे लोग चाहिए जो कि सोल्यूशन दे सके, ना कि दूसरों पर इल्जाम लगाए। और फिर वो वहां पे मौजूद जनरल ट्यानसी से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर इस ग्रेट डिजास्टर के पीछे क्या वजह है। तो अपने साथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ वर्क को अपने साथ ले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम तीनों ही मिनिस्टर्स एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन पता करो और इसका कोई सोल्यूशन निकालो। और मोशन कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे कुछ लोग चाहिए जो कि इस काम के लिए मेरी मदद कर सकें। तो एम्परर फौरन से उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अभी इंपीरियल मास्टर वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है।
इसीलिए तुम उसकी जगह ये टास्क कंप्लीट कर सकते हो। मगर यहाँ पर जनरल वही कहता है कि एम्परर को तो पता भी नहीं कि ये डिमोनिक कल्ट सेक्ट का एक लीडर है जो कि खुद यहाँ पर अपने लोगों को इन करता जा रहा है और इस कोर्ट को पूरी तरह से अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोगों से भरता जा रहा है। और मैं भी तो हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का एक हेवनली किंग बन चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद आगे चलकर सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये तो एम्परर को भी अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मेंबर बना देगा। अगले सीन में हमें दोबारा से डाउस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डाउस सेक्ट का मास्टर खड़ा हुआ होता है। वो मास्टर कह रहा होता है कि एम्परर की थॉट वो बिल्कुल छोटी है, यानी कि उसे तो ये मालूम भी नहीं है कि वो जिस तरह से गवर्नमेंट कर रहा है उसकी जो गवर्नमेंट है वो हेवनली डिमोनिक कल्ट की तरह की है। उसे मालूम भी नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके बाद उसका क्या नतीजा होगा। मुझे तो अभी से ही नजर आ रहा है कि उनके रिफॉर्म्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। ये सुनकर वहां पे मौजूद वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर आखिर ऐसा क्यों है? तो उसका मास्टर उसे बताता है कि हमारा डाउस सेक्ट वो नेचर को फॉलो करता है और हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को ही बिल्ड करती हैं। हम लोग हर चीज के एवोल्यूशन को नेचुरल प्रोसेस के जरिए ही फॉलो करते हैं, ना कि उनमें कोई बदलाव करते हैं। मगर जहां तक बात हेवनली डीमन सेक्ट की है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं। ना सिर्फ वो लोग हेवन को डिफाई करते हैं बल्कि उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो वहां मौजूद वो डिसाइपल कहता है कि अगर वो लोग लोगों की मदद करने के लिए अच्छे अच्छे काम भी करते हैं तो क्या उसके बावजूद भी उन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी? तो उसका मास्टर कहता है उन लोगों ने जरूर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, मगर ओवरऑल उन लोगों के काम इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से हेवन वे फॉलो नहीं किया जाता। अगर वो लोग वे ऑफ हेवन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है वो लोग डायरेक्टली गॉड से पंगा लेंगे। और जो शख्स भी गॉड्स के साथ दुश्मनी मोड़ लेता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और इसी चीज को ही डिमोनिक कहा जाता है। इंपीरियल मास्टर वो बहुत पहले से ही डीमंस के इन्फ्लुएंस में रहा है। और ये जितना भी डिजास्टर आ रहा है ये सारा का सारा इंपीरियल मास्टर की वजह से आ रहा है। मैं इस बात पर पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये क्लैमिटी, ये डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल मास्टर के लिए भेजा है। अपने डिसाइपल से कहता है कि हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें माउंटेन से नीचे भेजो और उन्हें कहो कि ये डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ एम्परर और इंपीरियल मास्टर के लिए है, इसीलिए बाकी लोग इससे हर्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए तुम लोग जितने लोगों को बचा सकते हो उन्हें फौरन से बचाओ और यानकांग किंगडम से बाहर लेकर आ जाओ। ये सुनकर वो डिसाइपल जाने लगता है और फिर वो मास्टर कह रहा होता है कि अगर एम्परर ने और इंपीरियल मास्टर ने अपनी जिद कायम रखी तो फिर डाउस सेक्ट को इस मामले में इंटर होना ही होगा। अगर वो लोग अपने रिफॉर्म्स को चेंज नहीं करते तो फिर हम जबरदस्ती करवाएंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है। वो एक अलग तरह के ही होली लैंड में घूम फिर रहा होता है और उसके साथ वहां पर उसकी होने वाली वाइफ भी मौजूद होती है और वो उसे बता रहा होता है कि ये वो जगह है जहां पर एक सेज पैदा हुआ था और इस लिटिल जेड कैपिटल के अंदर कुछ ऐसा है जिससे मेरा माइंड चेंज हो सकता है। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम फ्यूचर में अपना माइंड चेंज कर सकते हो? इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक एल्डर अपीयर होता है और वो उन लोगों के सामने आता है। तो वो आता ही उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे किंग यू जेड कैपिटल में हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर वेलकम करता हूँ। तो इंपीरियल मास्टर भी उसके सामने जाता है और उससे अच्छी तरह से ग्रीट करता है और उससे कहता है कि सीनियर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने तो आपके जूनियर को मारा था तो फिर आप मुझे इस तरह यहाँ पर वेलकम क्यों कर रहे हैं? तो वो मास्टर से बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस हार्मिट में एक इमोर्टल बनने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, ना कि एक गॉड बनने के लिए। हम लोग इस दुनिया में मौजूद जितने भी अफेयर्स हैं उनमें टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करते, बस हम लोग उन्हें अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो लोग भी मेरे इस लिटिल जेड कैपिटल के अंदर आते हैं वो आते तो इमोर्टल हैं, मगर जब वो लोग जाते हैं तो फिर मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो इंपीरियल मास्टर वो अपने सामने मौजूद उस टावर को देखकर कहता है कि अच्छा, तो यही वो ट्रू हार्मिट पैलेस है जहाँ पर एक सेज की पैदाइश हुई थी। और वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाइए। तो इंपीरियल मास्टर उससे कहता है मैं जानना चाहता हूँ आप गॉड्स को और इमोर्टल्स को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो वो मास्टर कहता है कि इमोर्टल्स वो ह्यूमंस होते हैं और गॉड्स वो ह्यूमंस नहीं होते। तो इंपीरियल मास्टर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस वो गॉड्स नहीं बन सकते? तो वो एल्डर उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि जब तुम डिवाइन ब्रिज रियलम में आए थे तो उस वक्त तुमने क्या देखा था? तो इंपीरियल मास्टर कहता है मैंने एक टूटा हुआ डिवाइन ब्रिज रियलम देखा है। तो वो एल्डर उसे बताता है कि हम लोग जब भी डिवाइन ट्रेजर रियलम में आते हैं तो हम लोग एक ब्रोकन डिवाइन ब्रिज रियलम देखते हैं और इसके अलावा
मैंने और भी बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स को देखा है जिनका डिवाइन ब्रिज रियलम ब्रोकन होता है, तो हम लोग गॉड असेंशन के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो पाएंगे। एक मर्तबा हमारा डिवाइन ब्रिज रियलम अगर टूट गया तो फिर गॉड बनने का कोई चांस नहीं। पर जहां तक बात कल्टीवेशन की है, तो हम लोग जितना ज्यादा टाइम कल्टीवेशन करेंगे हम लोग उतने ज्यादा ताकतवर बनेंगे, मगर फिर भी हमारा स्टेटस वो एक ह्यूमन या फिर इमोर्टल वाला स्टेटस ही रहेगा। तो इंपीरियल मास्टर कहता है आज से कई साल पहले मैंने भी इसी प्रॉब्लम को फेस किया था और उसके बाद में इसके सोल्यूशन को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि इस लिटिल जेड कैपिटल के अंदर एंशिएंट और मॉडर्न टाइम के सभी सीक्रेट्स मौजूद हैं। वो उस एल्डर से कहता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा सीक्रेट है कि जिससे डिवाइन ब्रिज रियलम को दोबारा से कनेक्ट किया जा सके। तो वो एल्डर बताता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट मेथड्स और स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, मगर उनके बावजूद भी हम लोग डिवाइन ब्रिज को दोबारा से रिकनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग गॉड नहीं बन सकते तो हम लोग इमोर्टल बनने का सोचते हैं। यही वजह है कि हम लोग लिटिल जेड कैपिटल के अंदर यहाँ पर रहते हैं ताकि हम लोग एक लॉन्ग लाइफ जी सके, मगर होता फिर भी वही है। एक लंबी जिंदगी जीने के बाद भी हम लोग अपने टाइम तक पहुंच जाते हैं और हमारा मरने का टाइम आ ही जाता है। और जब मौत आ पहुंचती है तो फिर सबको येलो स्प्रिंग वाटर में जाकर एब्जॉर्ब होना पड़ता है। हम लोग अपनी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर अकेले रहकर हम लोग कुछ टाइम तक अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने टाइम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ मौजूद रिकॉर्ड के हिसाब से हमें पता है कि हर 500 साल के बाद एक सेज पैदा होता है और वो सेज अगर डिवाइन ब्रिज रियलम को रिकनेक्ट करने का कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है तो शायद वो हमारी कोई हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि नया सेज वो कोई ऐसा काम करके दिखा दे जो कि पास्ट के सेज नहीं कर पाए। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से थंडर क्लाउड सेक का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉर्ड रूलाई बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि यानकांग किंगडम का क्लाउड वो काफी बड़ा है, मगर ये इतना भी बड़ा नहीं कि इसे डिवाइन पनिशमेंट कहा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यानकांग किंगडम के लिए एक वार्निंग है। थंडर क्लाउड सेक की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इस लंबी सी हिस्ट्री में एक बार हमारे ऊपर भी इस तरह की डिवाइन पनिशमेंट हुई थी। ये सुनकर वहां पे मौजूद ओल्ड एरा के वो मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई में सच है। तो लॉर्ड रूलाई अपने डिसाइपल से कहता है कि जिनमिंग इन लोगों को साइलेंट एम्परर स्क्रॉल अनफोल्ड करके दिखाओ। ये सुनते ही जिनमिंग फौरन से अपनी पावर के जरिए एक गोल्डन लोटस क्रिएट करता है और वो जैसे ही उस गोल्डन लोटस को रिलीज करता है तो वो लॉर्ड रूलाई के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और हमें उस लोटस के ऊपर एक स्क्रिप्चर दिखाई देती है। वो स्क्रिप्चर उन लोगों को बताती है कि 6420th सेंचुरी में एक मर्तबा एक ऐसी स्नोफॉल हुई थी जो कि पूरे 30 दिन तक चलती रही थी और वो क्लाउड्स इतनी दूर दूर तक फैल गए थे कि 8000 किलोमीटर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स मौजूद थे और सन पूरी तरह से इनविजिबल हो गया था, यानी कि पूरे 30 दिन तक किसी ने सूरज को देखा तक नहीं था। और सूरज ना होने की वजह से इविलनेस का हर तरफ राज हो गया। फिर बैंडिट्स वो आहिस्ता आहिस्ता गांवों और शहरों को लूटने लगे और उसके 10 साल के बाद एक न्यू डिजास्टर अपीयर हुआ था, जिसके बाद आसमान से बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जमीन में मौजूद जितने भी वोल्केनोस थे वो सारे के सारे फटना शुरू हो गए थे। हर तरफ अर्थक्वेक आने लगे, हर तरफ तबाही और बर्बादी के ही मंजर देखने को मिल रहे थे। पानी का तो नामो निशान तक नहीं बचा था, हर जगह पानी बिल्कुल सूख गया था। सूरज हमेशा के लिए गायब हो गया, चांद की रोशनी भी खत्म हो गई। इसीलिए हम लोग इस ईयर को साइलेंट एम्परर ईयर कहते हैं। ये सुनकर ओल्ड एरा का एक मास्टर कहता है कि क्या यानकांग किंगडम का ये भी फाइनल चैप्टर है, वो भी खत्म होने वाले हैं। तो लॉर्ड रूलाई कहता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक वार्निंग है, मगर ये वार्निंग भी अपने टाइम से कुछ पहले ही अपीयर हो गई है। शायद हेवन ने यानकांग किंगडम को पहले से ही एक अलर्ट जारी कर दिया है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। ये सुनते ही वहां पे मौजूद वो लेडी कहती है कि अगर एम्परर यानफेंग वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो वो अपने साथ साथ पूरे यानकांग किंगडम को ले डूबेगा। मगर लॉर्ड रूलाई उन लोगों को कहता है कि अगर एम्परर यानफेंग को खुद को बचाना है और अपने यानकांग किंगडम को भी बचाना चाहता है तो उसे एक काम जरूर करना होगा। उसे सबसे पहले अपने रिफॉर्म्स को खत्म करना होगा और दूसरी तरफ उसे इंपीरियल मास्टर को भी उसकी पोस्ट से हटाना होगा। इतने में वहां पर मौजूद एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि माय लॉर्ड, यानकांग किंगडम से प्रिंस आपसे मिलने के लिए आया है। ये सुनकर वहां पे मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम का वो लॉर्ड रूलाई से मिलने के लिए वहां पर बाहर खड़ा हुआ होता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।